नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोआगुलेशन डिफेक्ट्स। ठीक है, हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स का अगला टॉपिक है कोआगुलेशन डिफेक्ट्स। सबसे पहले तो नॉर्मल हीमोस्टेसिस आपको पता होनी चाहिए। हीमोस्टेसिस जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है इंटरेक्शन बिटवीन द वेसल वॉल, प्लेटिलेट्स, कोआगुलेशन फैक्टर। ठीक है, इनका आपस में एक इंटरेक्शन होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हीमोस्टेसिस। ठीक है, यहाँ पे कोआगुलेशन का पाथवे इसने मेंशन किया है। अच्छा, आगे तो इसकी डिटेल इतनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है, प्लेटलेट प्लग बनता है। ब्लड वेसल और प्लेटलेट्स आपस में टुगेदर होते हैं, एक टेम्परेरी सील बनाते हैं, उसको प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। ठीक है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। पहले प्लेटलेट अडेशंस होते हैं, वॉन विली ब्रेंड फैक्टर से बाइंड होते हैं। जो प्लेटलेट रिसेप्टर और एक्सपोज कोलेजन है ना वेसल वॉल का, उनके दरमियान एक ब्रिज बनता है वॉन विली ब्रेंड फैक्टर के ज़रिए। फिर वहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट भी होंगे, एग्रीगेट होंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स शेप चेंज करते हैं, एडीपी थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ करते हैं, और प्लेटलेट्स आएंगे, स्टिक होंगे, फिब्रिनोजन इनको लिंक करेगा और टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनता है। ये हो गई प्राइमरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में फिब्रिन की स्टेबलाइजेशन होती है। उसमें ना कोगुलेशन का कास्केड होता है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होता है प्रोटीन एक्टिवेशन का, जिससे स्ट्रॉन्ग स्टेबल फिब्रिन क्लॉट बनता है टू री इन्फोर्स द प्लेटलेट प्लग। उसमें कोगुलेशन कास्केड ना सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन यानी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 से लेकर 12-13 तक, और कास्केड के 3 पाथवेज हैं जो कन्वर्ज होते हैं। एक होता है उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे होता है, तीसरा कॉमन पाथवे है। एक्सट्रिंसिक पाथवे को टिश्यू फैक्टर पाथवे भी कहा जाता है। एक्टिवेटेड होता है रैपिडली जब भी डैमेज टिश्यू एक्सपोज होगा। तो इसमें टिश्यू फैक्टर यानी टिश्यू फैक्टर जो 3 होता है, वो जब ब्लड का जो है वो एक्सपोज होगा तो ये पाथवे होगा। तो ये पाथवे प्राइमरी इनिशिएटर है क्लोटिंग का, याद रखें। दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे होता है, ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे कहलाता है। ये टिश्यू फैक्टर पाथवे था, ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे। ये जब ना ब्लड कॉन्टैक्ट एक्टिवेट होगा विद डैमेज्ड सरफेस जैसे कोलेजन, तो उससे ये एक्टिवेट होता है, लेकिन ये सेकेंडरी रोल प्ले करेगा और एम्पलीफाइंग रोल होता है इसका। थर्ड होता है कॉमन पाथवे, जो कन्वर्ज होगा, दोनों पाथवे कन्वर्ज होके फैक्टर 10 को देखें एक्टिवेट करते हैं, और अल्टीमेटली उससे कन्वर्ज होगी प्रोथ्रोम्बिन की इनटू द थ्रोम्बिन, यानी फैक्टर 2A में कन्वर्ट होगा। फिर थ्रोम्बिन हमारा सेंट्रल एंजाइम है एंटायर कास्केड का। इसका मेन एक्शन यही है कि ये सोल्यूबल प्लाज्मा फिब्रिनोजन यानी फैक्टर नंबर 1 को इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर दे फैक्टर 1A के अंदर। ठीक है, फिर क्लॉट की स्टेबलाइजेशन। अब फिब्रिन एक मैशवर्क बना जाएगा जिसमें प्लेटलेट प्लग ट्रैप होगा, RBC वाइट ब्लड सेल। फैक्टर नंबर 13A जो है वो क्रॉस लिंक करता है फर्दर फिब्रिन के स्ट्रैंड्स को, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल और ड्यूरेबल क्लॉट बनाता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है स्टेप फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है, पूरा कोगुलेशन डिफेक्ट मैं आपको समझा रही हूँ, नॉर्मल हीमोस्टेसिस समझा रही हूँ कि थर्ड प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो गई। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, प्राइमरी हमने कहा कि प्लेटलेट प्लग बना, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में ये पूरा फिब्रिन की स्टेबलाइजेशन होती है। थर्ड में होती है फिब्रिनोलाइसिस यानी क्लॉट का रिमूवल। अब एक बार वेसल रिपेयर हो गई ना, तो क्लॉट में डिज़ोल्व होना है, नॉर्मल ब्लड फ्लो रिस्टोर होगा ताकि क्लॉटिंग जो है अनकंट्रोल क्लॉटिंग ना हो। तो उसमें फिर TPA का रोल आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो हमारे हेल्दी एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता है। वो इस प्लाज्मिनोजन को जो है ना, इनएक्टिव जो प्लाज्मिनोजन है जो ट्रैप हुआ हुआ है क्लॉट के अंदर, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। कौन? TPA। तो प्लाज्मिन हमारा पावरफुल एंजाइम है। ये क्रॉस लिंक जो हो रही थी ना, ये फिब्रिन मैश में जो क्रॉस लिंक्स थी, उनको ये हमारा प्लाज्मिन तोड़ेगा, क्लॉट की लाइसिस करवाएगा। फिर फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, डी डाइमर्स, जो कि सर्कुलेशन में क्लियर हो जाएंगे और वेसल की पेटेंसी रिस्टोर हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये पूरा नॉर्मल मैंने आपको हीमोस्टेसिस समझाई। ठीक है, कि किस तरह से ये हीमोस्टेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेसल वॉल, प्लेटलेट और कोगुलेशन फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। आगे इसने कोगुलेशन के बारे में बताया कि कोगुलेशन कास्केड में यही पूरा सीरीज़ ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जिसमें सॉल्युबल प्लाज्मा फिब्रिनोजन जो है कन्वर्ट होता है फिब्रिन क्लॉट में। पूरा मैं समझा चुकी हूँ। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे हैं। कोगुलेशन इनिशिएट होती है जब टिश्यू फैक्टर जो हमारे सरफेस ऑफ द पेरीवास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पे एक्सपोज्ड है, एक्सप्रेस्ड है, तो ये टिश्यू फैक्टर कांटेक्ट में आ जाता है विद द प्लाज्मा। ये टिश्यू फैक्टर कहाँ पे? हमारे एंडोथेलियल सेल्स के पेरीवास्कुलर सरफेस पे है ना,
तो जब भी इंजरी होगी और ये टिश्यू फैक्टर हमारे प्लाज्मा के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जो है कोगुलेशन इनिशिएट होगी। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 एंड टिश्यू फैक्टर, ठीक है, जो टिश्यू फैक्टर है 7 एक्टिवेट द फैक्टर 10। फैक्टर नंबर 12 जो है ये थॉट टू हैव टू बी एक्टिवेटेड बाय कांटेक्ट ऑफ इंजर्ड सरफेस एंड देन टू इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बिगिनिंग विद द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नंबर 11 एंड लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नंबर 10। एक्टिवेटेड अब जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों में ही फैक्टर 10 को करना होता है एक्टिवेट। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ना, ये कन्वर्जन करवाएगा प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या करेगा कि हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ फिब्रिनोजन, रिलीजिंग द फिब्रिनोपेप्टाइड ए एंड बी एंड अलाउइंग द पॉलीमराइजेशन बिटवीन द फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द फिब्रिन, यानी अब ये फिब्रिनोजन फिब्रिन बना देगा। इसके अलावा थ्रोम्बिन जो हमारे फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट करता है, विच स्टेबलाइज द फिब्रिन क्लॉट, ठीक है, स्टेबलाइजेशन कर रहा था। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसी की समरी है। इन्वेस्टिगेशन अब जो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में करवाते हैं ना, उसमें एक तो ब्लड काउंट और फिल्म। ब्लड काउंट और फिल्म में हमें नंबर और मॉर्फोलॉजी प्लेटलेट्स की पता लगती है। कोई अगर ब्लड डिसऑर्डर है जैसे ल्यूकीमिया, वो पता लगता है, ठीक है। तो CBC जिसको हम कहते हैं या CP कहते हैं, ब्लड CP। दूसरा हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाते हैं। CBC और CP में डिफरेंस यही होता है कि जो है सारी तीनों मेजर जो सेल लीनिएजेस होती हैं ब्लड की, वो CBC में हम देखते हैं, और दूसरा उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल काउंट भी होता है, ठीक है। लेकिन जो ब्लड CP है ना, उसमें हम सेल मॉर्फोलॉजी और पेरिफेरल स्मेयर देख रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं CBC जो है क्वांटिटेटिव होता है और ब्लड CP जो है वो क्वालिटेटिव है, ठीक हो गया। तो अब इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम करवाते हैं PT। इसमें जो है हमें क्लॉटिंग एक्टिविटी पता चलती है कुछ फैक्टर्स की। PT में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी पता लगती है, याद रखें, 2, 5, 7, 10। 2, 5, 7, 10 की हमें क्लॉटिंग एक्टिविटी पता लगती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम से, और नॉर्मल PT जो है 16 to 18 सेकेंड्स जितनी होती है। हमेशा याद रखें कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ना, ये वो टाइम होता है जो प्लाज्मा को लगता है टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू फैक्टर, ठीक है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड होगा तो कितना टाइम लगता है उसको क्लॉट होने में। तो हम इसमें एक्चुअली हम एक्सट्रिंसिक पाथवे और जो कॉमन पाथवे है ना, उसकी एक्टिविटी देख रहे हैं। तो फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 10, 1, 2, 5, 7, 10 को हम चेक कर रहे होते हैं। तो स्पेशली PT जो है, वैसे जो लोग वारफेरिन पे हैं उनका ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए, लिवर फंक्शन को देखने के लिए, और फैक्टर नंबर 7 की डेफिशिएंसी को देखने के लिए, ठीक है, ये हम करते हैं। और ये INR के ज़रिए रिपोर्ट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। INR के ज़रिए हम PT देखते हैं। दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, या इसको PTT भी कहा जाता है। इसमें वो टाइम प्लाज्मा को लग रहा है टू क्लॉट आफ्टर एक्टिवेटिंग द इंट्रिंसिक पाथवे विद अ सरफेस एक्टिवेटर या फॉस्फोलिपिड, यानी वहाँ एक्सट्रिंसिक था तो यहाँ पे ये इंट्रिंसिक पाथवे जब ऐड होगा, एक्टिवेट होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा प्लाज्मा को क्लॉट होने के लिए, ठीक है, इंट्रिंसिक। तो इसमें जो हम पाथवे टेस्ट कर रहे हैं वो एक तो इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, दूसरा इसमें कॉमन पाथवे भी टेस्ट हो रहा है। तो इसमें कौन से फैक्टर आ गए, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 1, 2, 5 वो हो गए कॉमन वाले। इसके अलावा कहाँ गया, इसमें 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, तो यही इसने मेंशन किया, 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, ठीक है। तो फिब्रिनोजन इंट्रिंसिक आर्म, इन क्लॉटिंग एक्टिविटी इनकी रिएक्शन है। तो ये APTT जो होती है एक्चुअली, इसका यूज़ ये है कि अनफ्रैक्शनड हेपेरिन के साथ अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए, हीमोफीलिया को डायग्नोस करने के लिए, यानी फैक्टर नंबर 8 या 9 की डेफिशिएंसी, या वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ जिसमें फैक्टर नंबर 8 होता है फैक्टर, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम जो है APTT करते हैं, ठीक है। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो है थ्रोम्बिन टाइम, TT जिसको कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये देख लें पहले कि एक और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम टेस्ट करवाते हैं PFA 100, प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट फंक्शन एनालाइज़र, ठीक है, इसको कहा जाता है PFA 100। तो ये मॉडर्न ऑटोमेटेड टेस्ट है जिसमें ना जो सिमुलेट करता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस को इन विट्रो। इसमें ना हम टाइम मेजर कर रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लेटलेट प्लग टू फॉर्म इन अ कैपिलरी अंडर हाई शेयर कंडीशन। जैसे
क्लोजर टाइम हम इसको ऐसा रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाई शेयर कंडीशन में वो कैसे प्लेटलेट प्लग को कितना टाइम लगता है बनने में, तो इसको PFA 100 कहा जाता है, प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर 100। तो ये क्या एवेल्यूएट कर रहे हैं हम, प्लेटलेट की एडिशन और एग्रीगेशन यानी प्राइमरी हीमोस्टेसिस को हम इसमें एड्रेस कर रहे होते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस को, ठीक है। उसमें होता है ना अडेयर एग्रीगेट। तो ये एक्चुअली वॉन विली-ब्रेंट डिजीज़ में फ़ायदेमंद है, उसमें स्क्रीनिंग में यूज़, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, इंट्रिंसिक प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स के लिए, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए अदर देन द एस्पिरिन। एक और टेस्ट है ब्लीडिंग टेस्ट, BT। ब्लीडिंग टेस्ट में वो कितना टाइम ब्लीडिंग को लग रहा है स्टॉप होने में आफ्टर मेकिंग अ स्मॉल स्टेंडराइज इंसिजन इन द स्किन, यूजुअली फोर आर्म पे, कितना उसको स्टॉप होने में। तो हम इसमें ब्लीडिंग टेस्ट में प्लेटलेट का फंक्शन असेस कर रहे हैं और वेसल वाल की इंटेग्रिटी ब्लीडिंग टाइम में, यानी प्राइमरी हीमोस्टेसिस को असेस कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा है वॉन विली-ब्रेंट डिजीज़, ये चीज़ें सारी। थ्रोम्बिन टाइम, TT। अब TT क्या है, थ्रोम्बिन टाइम जो है इसमें कितना टाइम प्लाज्मा को लगता है टू क्लॉट आफ्टर एडिंग अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन। स्टैंडर्ड अमाउंट थ्रोम्बिन के जब हम ऐड करेंगे तो प्लाज्मा को कितना टाइम लगेगा क्लॉट होने में। तो इसमें जो है हम कॉमन पाथवे को असेस कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन फैक्टर नंबर 1 इनटू फिब्रिन। और इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि जो डेफिशिएंसीज हैं या क्वालिटेटिव डिफेक्ट हैं फिब्रिनोजन के, वो हम थ्रोम्बिन टाइम के ज़रिए असेस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ फिब्रिनोजन या डेफिशिएंसीज ऑफ फिब्रिनोजन। दूसरा जो है हम डिटेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जैसे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर या हाई लेवल ऑफ हेपेरिन, जो थ्रोम्बिन टाइम को और प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है, इट मेजर द जनरेशन ऑफ फिब्रिन following the conversion of prothrombin to thrombin as well as the antithrombin का इफेक्ट ऑन द फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट ऑफ हेपेरिन। तो नॉर्मल TT कितना होता है थ्रोम्बिन टाइम, 12 सेकेंड्स होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आता है फिब्रिनोजन लेवल। फिब्रिनोजन लेवल भी करवाए जाते हैं। फिब्रिनोजन लेवल एक्चुअली जो है इसको कोगुलेशन फैक्टर 1 कहा जाता है, जो एसेंशियल प्रोटीन है फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लोटिंग का। तो ये जो है जो कन्वर्जन होती है फिब्रिन के अंदर, ब्लड वेसल इंजर हुई ना, थ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट करता है ना फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिर क्लॉट स्टेबलाइज हो जाएगा फिब्रिन मैश। तो इसकी रेंज 200 to 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और अगर हाई है तो उसका मतलब हाइपर फिब्रिनोजेनीमिया है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, प्रेगनेंसी, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, एक्यूट फेज रिएक्टर्स में बढ़ता है। लो है तो हाइपोफिब्रिनोजेनिया, वो लिवर डिजीज़ हो सकती है, DIC हो सकता है, मैसिव ब्लड लॉस या ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। फिब्रिनोजन लेवल भी होता है। दूसरा लास्ट रह गया टेस्ट जो है वो उसको कहते हैं फैक्टर असेज। फैक्टर असे आपने याद रखना है कि इसमें ना हम यूज टू कंफर्म द कोआगुलेशन डिफेक्ट स्पेशली व्हेन सिंगल इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज सस्पेक्टेड। जैसे आप ना इसमें क्वांटिफाई करते हो प्रिसाइज लेवल और एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर की, जैसे फैक्टर 8 हो गया या 9 हो गया। तो ना स्पेसिफिक फैक्टर जो है ना इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक या कॉमन पाथवे का, उसको आप टेस्ट करते हो फैक्टर असे के ज़रिए। तो जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको डायग्नोज या क्लासीफाई करने के लिए, जैसे हीमोफीलिया A हो गया, उसमें फैक्टर 8 असे हम करवाएंगे इस तरह, ठीक है। तो और सिवियरिटी भी पता लग जाएगी कंजेनिटल फैक्टर डेफिशिएंसी की, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले जो है वो डिसऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, हीमोफीलिया A। हीमोफीलिया A का इन्होंने सबसे पहले एक टिपिकल केस प्रेजेंट किया है, लेकिन ये बताने से पहले मैं बताऊं कि ये सिवियर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बच्चों का, जो कि जब कोगुलेशन फैक्टर नंबर 8 में डिफिशिएंसी आ जाती है, फैक्टर 8 का डिफेक्ट हो या डेफिशिएंसी, उसकी वजह से होता है हीमोफीलिया A। तो बॉडी जो है एबिलिटी नहीं है कि वो एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट बना पाए, तो इस वजह से इन बच्चों को जो है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है जब इनको कोई इंजरी हुई या सर्जरी हुई, या फिर इनको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो 4 साल का बच्चा आपके पास आया रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग के साथ। अब इस बच्चे को जो है लेफ़्ट नी उसका स्वॉलन है, एक तो बार बार रिकरेंट एपिसोड्स ब्लीडिंग के होते हैं, लेफ़्ट नी स्वॉलन है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री भी नहीं है, पास्ट हिस्ट्री है सिवियर ब्लीडिंग की आफ्टर सर्कमसिशन। लैब इन्वेस्टिगेशन की तो उस पर हमें ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल मिल रहा है, PT भी उसकी नॉर्मल है, APTT जो है उसकी रेज्ड है, फैक्टर 8 ऐसे करवाया गया वो लो है, और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ठीक है। तो ये टिपिकल केस है हीमोफीलिया A का। इसमें आपने याद रखना है डिफेक्ट क्या होता है कि फैक्टर 8 जो है वो डेफिशिएंट है, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए वो चाहिए होता है फैक्टर 8, ठीक है। क्योंकि फैक्टर 8 क्या करता है, एक्सेलरेट करता है और एक्टिवेशन करवाता है फैक्टर नंबर 10 की बाय फैक्टर नंबर 9A ऑन द प्लेटलेट सरफेस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फिगर भी देखो
इसमें देखिए इंट्रिंसिक पाथवे बना हुआ है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर नंबर 8 होता है, ये फैक्टर नंबर एक्टिवेशन करवाता है फैक्टर नंबर 10 की बाय फैक्टर 9A ऑन द प्लेटलेट सरफेस। अगर फैक्टर नंबर 8 नहीं होगा तो एक कैस्केड स्टॉल होगा और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी थ्रोम्बिन की और वीक अनस्टेबल क्लॉट बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए ये हीमोफीलिया ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे ये फैक्टर नंबर 8 का जीन लोकेटेड होता है। मेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उनका एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के 2 एक्स हैं तो वो कैरियर्स होती हैं, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लासीफाई करते हैं हम सिवियरिटी के हिसाब से किया जाता है। हीमोफीलिया ए जो है वो सिवियर हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या माइल्ड हो सकती है। सिवियर में याद रखें फैक्टर 8 की एक्टिविटी 1% से भी कम होगी, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको स्पॉन्टेनियस फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग एपिसोड होंगे, 2 to 5 टाइम्स पर मंथ उनको ब्लीडिंग के एपिसोड्स होंगे। इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाएंगे ब्लीडिंग के एपिसोड। जो मॉडरेट हीमोफीलिया है उसमें फिर भी 1% से 5% एक्टिविटी नॉर्मल है फैक्टर 8 की। तो ये माइनर ट्रॉमा या सर्जरी होगी तो ब्लीड करेंगे या स्पॉन्टेनियसली ब्लीड करेंगे। जो माइल्ड है उसमें 6 to 40% जो है वो एक्टिविटी नॉर्मल पड़ी है फैक्टर 8 की, और ये जो है जब सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होगा, सर्जरी होगी या मेजर डेंटल वर्क होगा तो उसमें ये ब्लीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया ए की जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया ए क्लासिक हीमोफीलिया कॉमन कॉज बनता है इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का ड्यू टू द डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ फैक्टर नंबर 8, ठीक है। फैक्टर 8 की एक्टिविटी इसमें डिक्रीज़ होती है। तो अब इसमें फैक्टर 8 की एक्टिविटी हम जो ना यूनिट पर एमएल के हिसाब से मेजर करते हैं। 1 यूनिट पर एमएल इक्वल होता है 100% के ऑफ द फैक्टर एक्टिविटी फाउंड इन 1 ml ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा, ठीक है। तो 1 ml 100% एक्टिविटी हम कहते हैं। जो नॉर्मल रेंज क्या है फैक्टर 8 एक्टिविटी की, वो होती है 50 to 150%। इसमें हीमोफीलिया में ना पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है। ये डिजीज़ प्रीडोमिनेटली मेल्स में होती है, 5000 में से एक मेल को होगी, या तो इनहेरिट होती है एज एन एक्स लिंक्ड मैनर या फिर ये न्यू म्यूटेशंस की वजह से होगी, और 1/3 केसेस में ये किसी न्यू म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको पता हो कि मैंने आपको बताया ना सिवियरिटी की बेसिस पे है। सिवियर अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो बच्चे में जो है ना फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बार बार होगी इन्वॉल्विंग द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंट्स, मसल्स और विजरा। इसमें लेस देन 1% जो है उनको सर्कुलेटिंग फैक्टर 8 एक्टिविटी होती है, यानी अगर सिवियर होगी ना तो उसमें 1% से भी कम एक्टिविटी होगी फैक्टर 8 की। दूसरी है माइल्ड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। माइल्ड में जो है बच्चा जो जिनको माइल्ड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है वो सिर्फ ट्रॉमा या सर्जरी के टाइम पे ब्लीड करेंगे, तो इनमें जो ना 6 to 30% फैक्टर 8 की एक्टिविटी होती है। फिर मॉडरेट फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है। मॉडरेट में जो है इंटरमीडिएट ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होंगी, ठीक है। इनकी कितनी एक्टिविटी होगी फैक्टर 8, फिर भी 1 to 5% फैक्टर 8 की एक्टिविटी होगी मॉडरेट में, ठीक है, मॉडरेट डेफिशिएंसी में। तो सीवियर में तो बिल्कुल जो है 1% से भी कम एक्टिविटी है, माइल्ड में 6 to 30, मॉडरेट में जो है वो 1 to 5%। अब क्योंकि फैक्टर 8 जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता तो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है ना नियोनेटल पीरियड से ही मौजूद होती है, ठीक है। इन्फेंट्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है सर्कमसिशन या इंजेक्शन के बाद होगी तो उससे पता लगेगा कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मोस्ट क्रिपलिंग जो कॉम्प्लिकेशन है, हालमार्क जो है ना फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी का, वो है टेंडेंसी टू डेवलप रिकरेंट हीम आर्थरोसिस, ठीक है। जॉइंट में जो है ब्लड जहाँ ज़्यादा डेवलप होगा जो कि जॉइंट की डिस्ट्रक्शन करवा देगा, ठीक हो गया। तो इन्फेंट्स और टॉडलर्स में आपने याद रखना है कि सर्कमसिशन से जो है रिलेटेड एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी जो कि पहला साइन हो सकता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बाद बच्चे को ब्रूज बन रहा है, हेमाटोमा हो रहा है, ऐसे क्लिनिकल फीचर होगा, या सॉफ्ट टिश्यू ब्रूज बनेगा, ठीक है। जैसे रफ़ और टम्बल प्ले के बाद जो है बच्चे को लार्ज पाल्पेबल हेमाटोमा बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इन्फेंट्स और टोडलर्स में क्लिनिकल फीचर मिलते हैं। जबकि हीम आर्थरोसिस आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका हाल मार्क है फैक्टर 8 का, हीमोफीलिया का, कि मसल्स में जो है मसल हीमाटोमा बनेंगे, म्यूकोजा ब्लीड करेगा, CNS में ब्लीड होगा, और इसके अलावा हीम आर्थरोसिस जो है वो हाल मार्क है जॉइंट ब्लीडिंग, ठीक है। टारगेट जॉइंट्स जो है ना लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट्स, नी, एल्बो, एंकल, और उनमें होगा, ठीक है। और इवेंचुअली ये फिर हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी करवा सकता है, क्रिपलिंग जॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो कार्टिलेज और बोन जो है वो डैमेज हो गए हैं बार बार जॉइंट ब्लीडिंग से। तो क्रॉनिक पेन, स्टिफनेस एंड डिफॉर्मिटीज जैसी चीज़ें होंगी। तो कैसे डायग्नोस करना है इसको हीमोफीलिया को,
पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री यूजुअली इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन बच्चों में हमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी मिलेगी। APTT जब हम करवाएंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये प्रोलॉन्ग्ड है। ये याद रखिए की स्क्रीनिंग एब्नॉर्मलिटी है जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेक्ट कर रही होती है, टेस्ट कर रही होती है, जिसमें फैक्टर 8 चाहिए होता है, इंट्रिंसिक में चाहिए होता है ना, तो इसीलिए जो है ये हम APTT करवाएंगे, वो इसमें प्रोलॉन्ग मिलती है। दूसरा CT क्लोटिंग टाइम भी इनका प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। PT याद रखिए, PT लेकिन नॉर्मल होगी, एक्सट्रिंसिक अनअफेक्टेड होगा। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम हम करवाएंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है, तो वजह क्या है ब्लीडिंग की, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ इशारा जा रहा है, ठीक है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम ना फैक्टर 8 असे करते हैं, ये डेफिनेटिव टेस्ट है, उसमें हम जो एक्चुअल लेवल है ना फैक्टर 8 का ब्लड में, वो मेजर करते हैं, जो हमें कंफर्म करेगा डायग्नोसिस और सीवियरिटी को भी क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज कन्फर्म बाय फाइंडिंग द डिक्रीज फैक्टर 8 एक्टिविटी विथ नॉर्मल वॉन विली ब्रेंट फैक्टर एक्टिविटी. Carrier of the hemophilia can be detected by demonstration of a ratio of the factor 8 activity to 1 Willebrand factor antigen and molecular genetic techniques. Then complications में आ जाए, बच्चे को जो हेमोफीलिया 8 हुआ है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है, जिससे वो डेथ की वजह भी हेमोफीलिया में यही बनता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हीम आर्थरोसिस जो कि अर्ली चाइल्डहुड में ही बिगिन हो जाती है और वो रिकरेंट होती है, जॉइंट में ब्लीडिंग जो हो रही है और जॉइंट डिस्ट्रक्शन करवा सकती है, ठीक है। इसके अलावा लार्ज इंट्रामस्कुलर हीमाटोमा उन बच्चों में कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवा सकता है विथ रिजल्टेंट मसल एंड नर्व डेथ. Serious complication of hemophilia is the development of acquired circulating antibody to the factor 8 after treatment with factor 8 concentrate. Therapy related complications have included infection with HIV and hepatitis B and C. चलिए ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है, HIV हो सकता है, B, C. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? डिफरेंशियल हमारा जो है इसमें हीमोफीलिया में बनता है, सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकती है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो प्लेटलेट्स तो नॉर्मल आए, तो हम ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे. सिवियर प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर हो सकता है जैसे बेर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया. टाइप 3 सिवियर वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ हो सकती है, विटामिन K डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है. तो सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में तो चलो प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा, हम डिफरेंशिएट कर लेंगे. सिवियर प्लेटलेट डिसऑर्डर जिस तरह ग्लैंड्समैन डिसऑर्डर है ना, इसमें प्लेटलेट की एग्रीगेशन का डिफेक्ट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A का. तो इसमें जो है हमारे पास जिस तरह वहाँ पे जो है हमारे पास फैक्टर 8 डेफिशिएंसी में तो पीटी तो हमने कहा नॉर्मल आती है, APTT प्रोलॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ जो है ये APTT प्रोलॉन्ग नहीं होगी, यहाँ बर्नार्ड वगैरह में APTT नॉर्मल ही होगी, लेकिन प्लेटलेट काउंट जो है इसमें लो हो सकता है, ठीक है. और इसी तरह बाकी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है. इसमें सिवियर अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट का काउंट लो होगा, जबकि सोलियर में तो प्लेटलेट भी नॉर्मल होंगे, ठीक है. इस तरह से बर्नार्ड सोलियर की बात करूं, बर्नार्ड सोलियर में डिफेक्टिव प्लेटलेट अडेशन होती है, ग्लैंड्समैन में एग्रीगेशन का डिफेक्ट है 2B3A का, बर्नार्ड में प्लेटलेट की अडेशन का डिफेक्ट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, 9 और 5 का, ठीक है. तो उसमें PT नॉर्मल होगी, APTT नॉर्मल होगी, लेकिन प्लेटलेट काउंट ऑफन लो होता है और PFA 100 जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. सिवियर विटामिन K डेफिशिएंसी से आप कैसे जो है इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि इसमें विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10. तो इनमें PT भी प्रोलॉन्ग होगी, APTT भी प्रोलॉन्ग होगा, बाकी काउंट वगैरह प्लेटलेट्स का नॉर्मल ही होता है, ठीक हो गया. तो ये इसमें की डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है, ये आपके डिफरेंशियल्स होने चाहिए. आप कैसे आप मैनेज करोगे. नेक्स्ट मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से हीमोफीलिया A को जो है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी को जो है मैनेज करते हैं. इसमें एक तो फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी होती है जो कि हमारा कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, यानी हम फैक्टर 8 ना इन्फ्यूज़ करेंगे डायरेक्टली वेन में ताकि डेफिशिएंसी करेक्ट हो. दूसरा प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन बच्चों में कैसे होगी कि ये रेगुलरली फैक्टर के कंसनट्रेट इन्फ्यूज़ किए जाते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार अर्ली चाइल्डहुड से लेके, ताकि उनको स्पॉन्टेनियस ब्लीड ना हो और स्पेशली जॉइंट डैमेज ना हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है. और इसके अलावा ऑन डिमांड भी हम इन्फ्यूजिंग फैक्टर कंसनट्रेट उनको दे सकते हैं जब भी उनको ब्लीड होगा. अब नॉन फैक्टर थेरेपीज़ में एक होती है
एमिसीजुमाब जो है ये हेमलिब्रा के नाम से एक बायो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि फैक्टर 8 की फंक्शन को मिमिक करती है। सबकुटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है और प्रोफाइलैक्सिस है फॉर मैनी चिल्ड्रन। उसके अलावा है मैनेजमेंट इनहिबिटर्स में मेजर कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताई ना कि इम्यून सिस्टम जो है सीवियर हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स में उनका इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस इन्फ्यूज फैक्टर 8 को एज अ फॉरेन और उसके अगेंस्ट इनहिबिटर्स बना देता है, एंटीबॉडीज़ बना देता है, तो ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए हमें स्पेशलाइज थेरेपी देनी होगी, ITI देना होगा, इम्यून टॉलरेंस इंडक्शन थेरेपी। बाकी जनरल केयर है, इन बच्चों को हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस नहीं देने, इनको सबकुटेनियस या IV देने हैं। एस्पिरिन एनसेड्स अवॉइड करनी है क्योंकि प्लेटलेट के फंक्शन भी इंटरफेयर हो सकता है। फिजियोथेरेपी देंगे ताकि मसल जॉइंट्स जो है स्ट्रेंथन हो, और इम्यूनाइजेशंस करेंगे सबकुटेनियसली नॉट इंट्रामस्कुलरली, और कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स। तो यहाँ पे यही इसने बताया है कि ट्रॉमा नहीं होने देना हीमोफीलिक बच्चे में, एस्पिरिन अवॉइड करनी है क्योंकि वो प्लेटलेट के फंक्शन के साथ अफेक्ट करेगी उसको और हेमरेज और प्रोवोक कर सकती है, इसलिए एस्पिरिन हीमोफिलिक बच्चों में अवॉइड करनी है। इम्यूनाइजेशन करनी है बच्चों की, ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द लाइफ, इनको इम्यूनाइज हेपेटाइटिस B और इनके अगेंस्ट स्पेशली वैक्सीनेटेड हों। जनरल सपोर्ट में हेमरेजिक डायस्टेसिस के लिए जनरल सपोर्ट, हमारा एम है कि हम फैक्टर 8 की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करें। तो माइल्ड अगर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है तो वो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो एक सिंथेटिक वेजोप्रेसिन एनालॉग है और वेजोप्रेसर इफेक्ट को ही मिमिक करता है। अमीनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसैमिक एसिड ये एक्चुअली फिब्रिनोलाइसिस के इनहिबिटर है। एमिनो कैप्रोइक और ट्रांसैमिक एसिड फिब्रिनोलाइसिस के इनहिबिटर है और ये ओरल ब्लीडिंग में हेल्पफुल होते हैं। हावेवर मोस्ट पेशेंट को हमें फैक्टर 8 के कंसनट्रेट्स देने पड़ते हैं ताकि हीमोस्टेसिस हो। तो हम 15 यूनिट पर केजी ऑफ फैक्टर 8 जो है वो 30% प्लाज्मा लेवल बढ़ा देगा। अगर हम 15 यूनिट पर केजी के हिसाब से दे दें तो 30% प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा और ये इफेक्टिव इन मोस्ट क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस। 1 यूनिट फैक्टर 8 की एक्टिविटी 1 ml ऑफ फ्रेश पूल्ड प्लाज्मा में मौजूद होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 15 ml पर केजी कंटेन 0.7 ml यूनिट पर ml, जबकि क्रायो परसिपिटेट कंटेन 75 यूनिट्स पर बैग एंड फैक्टर 8 कंसनट्रेट कंटेन 250 यूनिट्स पर वायल। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए जो है ना, देखिए जो फैक्टर 8 होता है ना, ये हाईली प्योरीफाइड फ्रीज ड्राइड प्रिपरेशंस होती हैं फैक्टर 8 की। तो 2 फॉर्म्स होती है, एक रिकम्बिनेंट होता है फैक्टर 8, दूसरा प्लाज्मा ड्राइव्ड है, ठीक है। तो वेरी हाई कंसनट्रेशन जो है हम ये इंटरनेशनल यूनिट्स में मेजर करते होते हैं, इसकी एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो एक जो कंसनट्रेट है उसमें हाई स्टैंडर्डाइज डोज जो है वो 250 से लेकर 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर वायल हो सकता है, ठीक है। तो क्रायो परसिपिटेट होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो 40 डिग्री पे इसको जो है कोल्ड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन ही होता है प्लाज्मा को, उसको थॉ करके बनाया जाता है, थॉइंग द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एट 4 डिग्री, ठीक है। तो ये परसिपिटेट प्रिसेप्टेंट किया जाता है, रीफ्रोजन किया जाता है, और क्रायो परसिपिटेट को हम क्रायो परसिपिटेट बैग में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसने ना फॉर्म्स बताइए कि किस किस में जो है हमें मिलता है कि यानी अगर उसकी कंसनट्रेशन कितनी बनती है। कह रहा है कि हम जो है अगर 15 यूनिट पर केजी फैक्टर 8 देंगे 15 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से, तो पेशेंट का 30% फैक्टर 8 लेवल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट जो है फैक्टर 8 एक्टिविटी वो 1 ml ऑफ द फ्रेश पूल्ड प्लाज्मा में मौजूद होती है। 1 ml है ना फ्रेश पूल्ड प्लाज्मा का, उसमें 1 यूनिट जितनी फैक्टर 8 एक्टिविटी मौजूद है, जबकि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में 0.7 यूनिट पर ml है। क्रायो परसिपिटेट में 75 यूनिट पर बैग है और फैक्टर 8 कंसनट्रेट में 250 यूनिट्स पर वायल। क्रायो परसिपिटेट कंटेन फिब्रिनोजेन फैक्टर 8 एंड 13। प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ द फैक्टर 8 इज़ 12 आवर्स, ठीक है। फैक्टर 8 की 12 आवर्स जितनी हाफ लाइफ है। अच्छा, इसके अलावा बस आप इतना भी याद रखिए कि आपने जो फैक्टर 8 के कंसनट्रेट से लें, उसके बाद आ जाए कि लाइफ थ्रेटनिंग जो ब्लीडिंग है उसके लिए आपने याद रखना है कि लेवल्स 80 to 100% ऑफ नॉर्मल फैक्टर 8 आर नेसेसरी। माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग एपिसोड के लिए यानी हीमार्थ्रोसिस के लिए 40% लेवल फॉर फैक्टर 8 इज़ अप्रोप्रिएट। Dose can be calculated by knowing that 1 unit per kg body weight of factor 8 will raise a plasma level by 2%. Therefore, the dose of factor 8 can be calculated as follows. यानी जो डिज़ायर्ड लेवल है परसेंटेज उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे के वेट kg मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिससे आप डोज कैलकुलेट करते हो फैक्टर 8 का। डिज़ायर्ड लेवल इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। तो अगर फैक्टर 8 कंसनट्रेशन आपके पास अवेलेबल ना हो तो उस केस में आप ना फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा
या होल फ्रेश ब्लड या क्रायो प्रेसिपिटेट भी यूज़ कर सकते हो। तो जो एक बैग है ना क्रायो प्रेसिपिटेट का, उसमें 75 से 125 यूनिट फैक्टर 8 पड़ा हुआ होता है। एक बैग जो है वो 5 kg बॉडी वेट के लिए होता है, और वो 50% से ज़्यादा जो है फैक्टर 8 के लेवल बढ़ा देगा, 50% तक आधा बढ़ा देगा। ठीक है, एक बैग 5 kg वाले बॉडी वेट के लिए होता है, 50% उसमें फैक्टर 8 के लेवल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में आ जाए प्रिवेंशन, तो किस तरह से आप, उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें प्रिवेंशन। तो डिज़ीज़ की प्रिवेंशन जो है जेनेटिक काउंसलिंग के ज़रिए की जा सकती है, और एंटीनेटल डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो व्हेन अटेंशन इज़ गिवन टू द फिज़िकल, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, द प्रोग्नोसिस फॉर अ नॉर्मल लाइफ इज़ गुड। ठीक है, देन आती है दूसरी टाइप, हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया बी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसमें फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फैक्टर 9, और ये भी एक्स लिंक्ड होती है, इसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो कोगुलेशन फैक्टर 9 है वो बच्चे का डेफिशिएंट होगा। वैसे हेमोफीलिया ए की तरह है क्लिनिकली जेनेटिकली, लेकिन होती है लेस कॉमन है। डिफेक्ट यहाँ पे यही है, फैक्टर 9 मिसिंग है, जो इंट्रिंसिक पाथवे का प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है इन द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द कोगुलेशन कास्केड। फैक्टर नंबर 9 जब एक बार एक्टिवेट होता है तो वो वर्क करता है फैक्टर 8A के साथ टू एक्टिवेट द फैक्टर नंबर 10, जो कि नेसेसरी है फॉर द फाइनल स्टेबल क्लॉट फार्मेशन। ठीक है, अगर फैक्टर नंबर 9 फंक्शनल होगा ही नहीं तो फिर एम्पलीफिकेशन फेज़ जो है कोगुलेशन कास्केड का नहीं होगा। ठीक है, और तो इसमें ये मिसिंग भी ये डिफेक्ट भी हो सकता है। दूसरा एक्स लिंक्ड भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इसका एक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए मेल एक्सक्लूसिवली वही अफेक्ट होते हैं, फीमेल एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको कभी कभार माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्लिनिकल सब कुछ 8 फैक्टर 8 की तरह ही है। एपीटीटी इसमें प्रोलॉन्ग हो जाती है, पीटी थ्रोम्बिन ये नॉर्मल होते हैं। डायग्नोसिस हम इसकी ना फैक्टर नंबर 9 की एक्टिविटी को असे करके बनाते हैं। ट्रीटमेंट यही है कि हमें इसमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना होता है या फैक्टर 9 ही एडमिनिस्टर करना होता है। इसमें भी वही क्लासिफिकेशन है हीमोफीलिया ए की तरह, सिवियर, मॉडरेट, माइल्ड। सिवियर में 1% से भी कम होगी फैक्टर 9 की एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियसली फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग होगी महीने में 2 से 5 बार। मॉडरेट में 1 to 5% एक्टिविटी होगी, माइनर ट्रॉमा या सर्जरी से ब्लीड होगा। माइल्ड में 6 to 40% एक्टिविटी होगी, तो उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रॉमा या सर्जरी के बाद ब्लीड होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही होता है, उसी तरह हीमार्थ्रोसिस होगा, नी एल्बो एंकल पे, हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी, मसल हीमाटोमा, CNS में ब्लीड होगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो लाइफ थ्रेटनिंग है, और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में वही पीटी नॉर्मल है, लेकिन एपीडीटी प्रोलॉन्ग होगा, और प्लेटलेट काउंट सब नॉर्मल होगा। फैक्टर 9 असे करवाएंगे तो वो हमें इसमें डायग्नोस्टिक होता है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी मेजर करते हैं हम फैक्टर 9 की। मैनेजमेंट यही है कि फैक्टर 9 के कंसनट्रेट्स देंगे, प्रोफाइल एक्सेस भी देते हैं फैक्टर 9 कंसनट्रेट की 2 to 3 टाइम पर वीक। एक्सटेंडेड हाफ लाइफ प्रोडक्ट्स भी आजकल यूज़ हो रहे हैं। इनहिबिटर्स भी कॉम्प्लिकेशन है, और जनरल केयर में इनको एस्पिरिन नहीं देनी, एनसेड नहीं देना। ठीक है, इनका हेल्दी वेट मैनेज करना है, लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ टू प्रोटेक्ट द जॉइंट। ठीक है, डोज कितना देंगे, कंसनट्रेट का डिज़ायर्ड लेवल जो है परसेंट, उसको मल्टीप्लाई करोगे वेट इन केजी, मल्टीप्लाई बाय 1.4, वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.5 था या 1.4। 1 यूनिट फैक्टर 9 का पर केजी एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज द फैक्टर 9 एक्टिविटी लेवल बाय 1%। हाफ लाइफ जो है फैक्टर 9 की वो 20 से 22 घंटे है। क्रायो प्रेसिपिटेट जो है उसमें फैक्टर 9 नहीं होता। ठीक हो गया। देन आ जाए नेक्स्ट वॉन विली ब्रैंड डिजीज़ पर। अच्छा, वॉन विली ब्रैंड डिज़ीज़ का उन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। एक्चुअली ये जो डिज़ीज़ है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जो मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है, और इसमें ना क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी आ जाती है या फिर क्वालिटेटिव डिफेक्ट आ जाता है वॉन विली ब्रैंड फैक्टर में, जो कि एक लार्ज प्रोटीन है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के लिए। अच्छा जी, तो वॉन विली ब्रैंड डिजीज़ का सबसे पहले उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 7 ईयर ओल्ड बच्ची जो है वो प्रेजेंट करती है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के साथ आफ्टर एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस के बाद बच्ची को प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, और इसको इसी तरह के एपिसोड ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। एग्जामिनेशन पे बच्ची पेल है, और उसको जो है ना कुछ ब्रूजेस भी हैं शिन्स वाले एरिया पे, काफ वाले एरिया पे। रेस्ट ऑफ द सिस्टम एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। इन्वेस्टिगेशन पे इसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर है।
प्लेटिलेट्स इसके 1,80,000 पर मीटर स्क्वायर यानी नॉर्मल है। ब्लीडिंग टाइम 11 मिनट्स यानी प्रोलॉन्ग हो गया है। और पीटी इसकी 15 सेकेंड्स है, कंट्रोल 13 होता है तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन एपीटीटी भी नॉर्मल है, 38 सेकेंड्स, कंट्रोल होता है 35। फैक्टर नंबर 8 जो है वो डिक्रीज्ड है, फैक्टर 8C, रिस्टोसिन को फैक्टर एक्टिविटी, ये डिक्रीज्ड है। ठीक है, तो ये टिपिकल केस है वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ का। एक्चुअली याद रखिए कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो होता है ना, उसके 2 प्राइमरी रोल्स होते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। एक तो ये प्लेटिलेट प्लग में इसका प्राइमरी हीमोस्टेसिस में रोल है, ग्लू की तरह एक्ट कर रहा होता है, एडिशन करवाता है प्लेटिलेट्स की टू द डैमेज्ड ब्लड वेसल कोलेजन के साथ। ठीक है, दूसरा इसका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में यानी क्लोटिंग कास्केड में जो है इफेक्ट होता है। ये ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या करता है कि फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रैपिड डिग्रेडेशन। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लो लेवल अगर होंगे इस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर के तो उससे फैक्टर नंबर 8 के लो लेवल्स हो जाएंगे और वो मिमिक करता है माइल्ड हीमोफीलिया ए। ठीक है, अब इसमें जो है ना वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ ने यही कहा कि मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, 1000 में से 1 या 10,000 में से 1 को होती है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है ये है कि वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो जिसमें प्राइमरी डिफेक्ट होगा या डेफिशिएंसी हो जाती है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की। जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर पोर्शन है ना, फैक्टर नंबर 8 कॉम्प्लेक्स का, उसकी। ठीक है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि मेगा कैरियोसाइट से सिंथेसाइज होता है और हमारे एंडोथेलियल सेल से। ठीक है, तो ये करता क्या, ये एंडोथेलियल सरफेस को के साथ बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को और कोगुलेशन कास्केड स्टार्ट करता है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एक कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहा होता है फैक्टर नंबर 8 के लिए। ठीक है, और आल्सो ये को फैक्टर है फॉर द प्लेटलेट अडेशन। इसकी डेफिशिएंसी से सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 हो सकती है कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी। ठीक है, अगर ये डेफिशिएंट होगा तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो सकती है और एपीटीटी पेशेंट की जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो ये वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ यूजुअली जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के ज़रिए, याद रखिए, ये ट्रांसमिट होती है यानी इसका नॉन सेक्स लिंक्ड पैटर्न है और ये मेल फीमेल को इक्वली ही अफेक्ट करती है। ठीक है, रेयरली इसकी ट्रांसमिशन ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो अब इसकी टाइप्स आपने देखनी है। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। 3 मेजर टाइप्स है वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ की। एक है टाइप 1, 2 एंड 3। जो टाइप 1 है वो आप याद रखें कि इसमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी हो जाती है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की। ठीक है, ये टाइप 1 है। तो इसमें जो है इसको हम जो मोस्ट कॉमन यही होती है 70 to 80%, यानी इसमें पार्शियल क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी यानी वॉन विलीब्रेंड फैक्टर लो है। तो जबकि फैक्टर 8 के लेवल लो टू नॉर्मल होंगे और इसमें ब्लीडिंग रिस्क भी माइल्ड टू मॉडरेट होता है। जो टाइप 2 है इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्टिव फंक्शन है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का, यानी ये डिसफंक्शन वॉन विलीब्रेंड फैक्टर हम कह सकते हैं। टाइप 2 को क्वालिटेटिव डिफेक्ट आया है, 15 to 20% ये वाली कॉमन है। वॉन विलीब्रेंड के लेवल यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। फैक्टर 8 लो टू नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग रिस्क यहाँ पे मॉडरेट है। थर्ड टाइप में ना कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, वर्चुअली एब्सेंट है, टोटल क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी हो गई है। ये रेयर है, लेस देन 1%। इसमें वॉन विलीब्रेंड होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। वहाँ तो फिर भी लो था, बीच में ये नॉर्मल टू लो, इसमें बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। और वहाँ फैक्टर 8 लो टू नॉर्मल, बीच में भी लो टू नॉर्मल था, लेकिन टाइप 3 में वेरी लो होगा फैक्टर 8, लेस देन 10%। और ब्लीडिंग इसीलिए इसमें सिवियर होता है, बिल्कुल हीमोफीलिया ए को ये मिमिक करती है। ठीक है, अब क्लिनिकल फाइंडिंग पे आ जाए। वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ में माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है जो कि यूजुअली याद रखें म्यूकोकुटेनियस सर्फेसेस को इन्वॉल्व करती है। अब ये बच्चे जो है ना इनमें डिफेक्टिव प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाले साइंस होते हैं, यानी म्यूकोजा से ब्लीड कर रहा है, स्किन से ब्लीडिंग हो रही है। इन्फेंसी में यूँ होगा कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग बच्चे की अम्बिलाइकल कॉर्ड से चल रही है, या जब बच्चा वॉक करना स्टार्ट हुआ तो उसको एक्सेसिव ब्रूजिंग हो रही है। टॉडलर या स्कूल एज वाले में हम देखेंगे कि उनको ब्रूज इजीली हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, जिंजाइवल ब्लीडिंग हो रहा है जब ब्रश कर रहे हैं। अडोलेसेंस में स्पेशली जो फीमेल है उनमें मेनोरेजिया हमें मिलेगा, पहला क्लिनिक जो है सिग्निफिकेंट सिम्टम, हैवी या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीड। सिवियर ब्लीडिंग जो है टाइप 3, उसमें पेशेंट्स जो है ना वो वेरी लो फैक्टर 8 लेवल होंगे उनके, और वो सफ़र करेंगे हीम आर्थरोसिस से, मसल हीमाटोमा होगा, बिल्कुल हीमोफीलिया पेशेंट्स की तरह। ठीक है, तो यही चीज़ें में लेना, ब्रूजेबिलिटी, एपिस्टेक्सिस, मेनोरेजिया,
hemorrhage after the dental extraction या excessive bleeding after the trauma or surgery. Hemarthrosis is unusual presentation. Type 3 has severe epistaxis and or menorrhagia. फिर आ जाए डायग्नोसिस पे, तो टाइप 1 जो है इसमें प्लेटलेट काउंट आपको जो है वो नॉर्मल मिलता है, ठीक है। हम कैसे डायग्नोस करते हैं, एक तो हम ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। माइल्ड केसेस को स्ट्रेस रेसन माइल्ड में नॉर्मली मिलते हैं। हम एपीटीटी लेवल करवाएंगे, उसका मतलब है कोगुलेशन कास्केड को हम चेक कर रहे हैं ना, इंट्रिंसिक को चेक कर रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को। तो ये नॉर्मल होगा या माइल्डली प्रोलॉन्ग्ड होता है इसमें, ठीक है। और इसमें रेशनल है कि ये प्रोलॉन्ग हो सकता है, अगर फैक्टर 8 भी लो हो तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो सकती है, लेकिन ऑफन नॉर्मल होगी इन द माइल्ड टाइप 1। दूसरा हमने ना इसमें पीटी आईएनआर लेवल्स करवाने हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बन टाइम और आईएनआर, वो एक्चुअली एक्सट्रिंसिक को कोगुलेशन कास्केड को इंडिकेट करता है, वो नॉर्मल आएंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे इसमें अनअफेक्टेड होता है, मसला इंट्रिंसिक में जो हमें एपीटीटी के ज़रिए पता लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हम प्लेटिलेट काउंट करवाएंगे पेशेंट का, वो बिल्कुल इसमें नंबर ऑफ़ प्लेटिलेट्स नॉर्मल मिलते हैं, सिवाय इन द टाइप 2B जिसमें लो प्लेटिलेट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मसला सिर्फ फंक्शनल इम्पेयरमेंट है प्लेटिलेट की, काउंट का मसला नहीं है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एंटीजन होता है, ये हमें डिक्रीज्ड मिलेगा, ये क्वांटिटी है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की, वो लो होगी। दूसरा इसकी वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की एक्टिविटी भी चेक होती है, वो भी लो होगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हम फैक्टर 8 की एक्टिविटी भी चेक करेंगे, वो भी हमें डिक्रीज मिलती है, लो मिलती है, ठीक हो गया। तो ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग्ड है और फैक्टर 8 की एक्टिविटी नॉर्मल भी हो सकती है, पीटी इज़ नॉर्मल, फिर से फैक्टर 8 की एक्टिविटी भी हमें लो मिलती है, ठीक है। तो अब आ जाए कि मैनेज किस तरह करना है। वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ जो है इसमें डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, थोड़ा सा मैं समझाऊँ। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ना, वो रैपिड रिलीज़ करवाता है स्टोर्ड वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का और फैक्टर 8 का फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग इन द ब्लड वेसल्स, उनमें से रिलीज़ करवाता है डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन इसीलिए हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं टाइप 1 और टाइप 2 वेरिएंट्स के लिए, और माइनर ब्लीड्स को ट्रीट करने के लिए भी इफेक्टिव है, प्रिवेंटिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर प्रोसीजर, इनएफेक्टिव इन द टाइप 3। दूसरा है कि वॉन विलीब्रेंड फैक्टर या फैक्टर 8 कंसनट्रेट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें इन्फ्यूजन करते हैं हम प्लाज्मा डिराइव्ड कंसनट्रेट दैट कंटेन बोथ द वॉन विलीब्रेंड फैक्टर एंड फैक्टर 8, नेसेसरी फॉर द टाइप 3 एंड अदर सीवियर केसेस फॉर मैनेजिंग द मेजर ब्लीड और सर्जरी। तीसरा एडजंक्टिव थेरेपीज़ होती हैं। एडजंक्टिव में हम एंटीफिब्रिनोलाइटिक यूज़ करते हैं, ट्रांसैमिक एसिड, ताकि क्लॉट को स्टेबलाइज करें, पार्टिकुलरली द म्यूकोजल एरियाज, हाईली इफेक्टिव फॉर द एपिस्टेक्सिस एंड मेनोरेजिया। टॉपिकल कुछ एजेंट देंगे, उसमें फिब्रिन सीलेंट्स या थ्रोम्बिन कैन बी यूज्ड लोकली फॉर डेंटल प्रोसीजर और सुपरफिशियल वूंड, ठीक है। तो ट्रीटमेंट वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ का टाइप डिपेंडेंट है और ऑन द रीज़न फॉर द ट्रीटमेंट। क्रायोप्रेसिपिटेट मैंने कहा जिसमें इंटेक्ट वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होगा, ये भी इफेक्टिव होता है इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। क्रायोप्रेसिपिटेट से ब्लीडिंग टाइम भी सही हो जाएगा, ओनली फॉर फ्यू आवर्स। माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग के लिए जो टाइप 1 वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ है उसमें हम डेस्मोप्रेसिन एसीटेट यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, ये रिलैप्स जो है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, उनसे रिलीज़ करवाएगा, एंडोथेलियल सेल्स से वॉन विलीब्रेंड फैक्टर रिलीज़ होगा। और इसका इफेक्ट जो है ब्लीडिंग टाइम पे ट्रांजिएंट होता है, 3 से 4 घंटे। डोज हम 0.3 मिलीग्राम पर केजी देते हैं आईवी में इन 20 to 30 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन गिवन ओवर 20 to 30 मिनट। टू असेस द रिस्पॉन्स, ब्लीडिंग टाइम इज मेजर्ड बिफोर एंड 30 minutes आफ्टर द इन्फ्यूजन। डेस्मोप्रेसिन इज इनइफेक्टिव विद पेशेंट द टाइप 3 वॉन विलीब्रेंड डिजीज़, ठीक है। 3 में फिर हमें क्या देना होगा, क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है, कंसनट्रेट्स देने होंगे। To control the oral, nasal and vaginal bleed, antifibrinolytic drug like aminocaproic acid are useful. Type 1 Von Willebrand disease patient may be treated with desmopressin. Treatment of 2 and 3 require Von Willebrand factor containing concentrate similar to the treatment of hemophilia. That's it. तो यहाँ पे जो है हमने सारे जो है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में कंजप्शन कोगुलोपैथी DIC डिस्कस करेंगे।